दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम योर वर्कशीट। तो सबसे पहले देखो, ये हम टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का। तो कई बार टाइम कीपिंग के लिए हम एक सिंपल पेंडुलम यूज करते हैं, और उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है। मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक वो 1 सेकेंड में जाता है, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है। ऐसे पेंडुलम को सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। पर इसमें कुछ बताया नहीं हुआ कि ये सेकंड्स पेंडुलम है या नहीं। ठीक है। तो अब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। नाउ हियर टी इज अ फंक्शन ऑफ एल एंड जी। so this formula is used a lot, not only in this chapter but in other chapters like theory of errors, और फिर थर्मल एक्सपेंशन जब हम पढ़ते हैं तब भी ये यूज होगा। तो टी अगर एल और जी का फंक्शन है, तो पहले तो ये वाला रिजल्ट जो मैंने आपको एक वीडियो बना के देखा था, भेजा था पहले, अप्रोक्सीमेटिंग अ स्मॉल चेंज इन फंक्शन, ये उस वीडियो का लिंक है, आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो फॉर्मूला ये कहाँ से आया है। अदरवाइज थ्योरी ऑफ एरर्स में हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं नहीं। इफ टी इज अ फंक्शन ऑफ एल एन जी, तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन टी है, जिसको हमने फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर कहा था उस चैप्टर में। पर जब हम थ्योरी ऑफ एरर्स में इसको यूज करते हैं तो ये माइनस साइन नहीं, यहाँ पे प्लस साइन आता है, राइट। तो दिस इज अ प्लस साइन इन दैट केस। तो अब खैर यहाँ पे तो क्योंकि हम जी को बढ़ाएंगे तो टी कम होगा, इसलिए माइनस साइन लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अगर हम एल को बढ़ाएंगे तो टी बढ़ेगा, लेकिन इसमें एल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो डी एल इज जीरो। तो हमारे पास जो आपके पास इसमें डीजी की वैल्यू आ जाएगी, हम चेंज इन जी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अब देखो इसमें दिया क्या हुआ है। आपको दिया हुआ है कि जो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम के लिए अगेन आप ये वाला वीडियो ध्यान से सुनो। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम के अंदर मैंने उसमें बताया हुआ है, दिस इज द चेंज इन टाइम पर सेकेंड। मतलब कि जैसे 24 आवर्स में इसमें आपको दिया हुआ है कि 24 सेकेंड्स लूज कर जाती है, तो ये स्लो चल रही है। तो 1 आवर में ये कितना लूज करेगी यूनिटरी मेथड से, क्योंकि ये एक ही रेट पे लूज कर रही है। तो 1 आवर में ये इतना लूज करेगी। और 1 सेकेंड में कितना लूज करेगी, उसके लिए हम इसमें इसको हम ऐसे भी हम कर सकते हैं। 24 आवर्स में 24 सेकेंड लूज करती है, तो 24 × 3600 सेकेंड्स में ये इतना लूज करती है, 24 सेकेंड लूज करती है। ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना लूज करती है, तो उसके लिए हमने सारा नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेशन करके, आप वहां से इसको देखो। तो 1 सेकेंड में ये इतना लूज करती है 1/36। ध्यान से देखो, इसकी कोई यूनिट नहीं है रेशो की, ये फ्रैक्शनल चेंज इन, तो पर सेकेंड इतना अमाउंट से वो स्लो हो रही है। ठीक है। तो 1 सेकेंड में वो इतना स्लो हो गई। ठीक है। तो अब एक 10 मिनट में वो कितना स्लो हो गई, 10 मिनट में कितना स्लो हो गई वो निकालने के लिए पहले आप 10 मिनट को सेकेंड्स में लिखो, ऐसे। ठीक है। 10 × 60, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड में इतने स्लो हुई है, तो 600 सेकेंड में कितने से स्लो हो जाएगी। तो अब जब हमने डी टी बाई टी निकाल लिया है, तो हम इस इक्वेशन के अंदर डी टी बाई टी की वैल्यू डाल देंगे। डी एल बाई एल तो जीरो ही है, तो हमारे पास चेंज इन जी के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जी इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। तो जो 9.800 दी हुई है इसमें, तो फ्रैक्शनल चेंज, तो चेंज इन जी इतना आ जाएगा, ये मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में है। ठीक है। तो जो करेक्ट वैल्यू ऑफ जी है वो 9.800 दी हुई है, आप क्वेश्चन को पढ़ लो। अब उसमें इतने का चेंज हुआ है, तो मतलब ये माइनस है, तो ये हम जब जी में ऐड करेंगे ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा। लेकिन आप देखो, इसको मैं थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही राउंड ऑफ करूंगा। मैंने यहाँ पे किया तो फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल तक है, पर फिर इसको राउंड ऑफ कर दिया, ये 3 है तो मैंने इसको 7 रखा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये नई जी की वैल्यू है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, इसमें ऑप्शंस तो क्वेश्चन में गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो चीज समझने वाली है कि वो ये कि एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर एंड बेटर कब बनता जाता है, जब ये चेंजेस स्मॉल है। ठीक है। तब ये बेटर बेटर बनता जाता है और भी। और ये सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो अब यहाँ से आप एक बार इसको व्यू कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें फंडामेंटल है। फंडामेंटल मीन्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और वो आपको हर जगह पे बार बार आएगी, तो अगर हमने उसको नहीं समझा, तो बिना समझे हम और कई सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे, उस चीज को हम फंडामेंटल बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम बिना अप्रोक्सीमेशन के कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर आंसर थोड़ा ज्यादा है। हम समझते हैं कि बेटर आंसर आएगा जो हमने निकाला उससे। तो कई बार इन क्वेश्चन में बेटर आंसर निकालना भी जरूरी होता है। ये तो एक अप्रोक्सीमेट आंसर है जो अभी हमने निकाला। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला है, लेकिन अब क्योंकि जी की वैल्यू कुछ और है, जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी कुछ और होगी। ठीक है।
तो अब देखिए, अब क्योंकि लूज किया टाइम, अगर टाइम लूज किया है तो मतलब देखो, टाइम लूज करने का मतलब पेंडुलम क्लॉक स्लो चल रही है, मतलब वो ज्यादा टाइम ले रही है एक ऑसिलेशन को करने में। तो जो नया टाइम पीरियड है, वैसे भी आप देखो इसमें जी की वैल्यू जो है वो जब कम हो जाएगी तो टी की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना। लेकिन स्लो होने का मतलब क्या है कि एक, मान लो हम सेकंड पेंडुलम से इमेजिन करते हैं स्लो होने का मतलब, आपको तब पता चल जाएगा। मान लो ये आपके पास एक सेकंड पेंडुलम है, ये इसका सस्पेंशन पॉइंट है। तो सेकंड पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन E1 से एक्सट्रीम पोजीशन E2 तक 1 सेकंड में जाता है। तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, क्योंकि टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टू गो बैक फ्रॉम E1 टू E2 एंड बैक टू E1। तो अब अगर ये टाइम पीरियड, सपोज इसका टाइम, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम इसमें सेकंड पेंडुलम यूज करें, इसमें कहीं दिया भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो E1 से E2 तक जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, जब क्लॉक स्लो हो रही है तो उसको यहां से यहां तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो टी डैश जो है, ठीक है, जो है वो टी से बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन कितना बड़ा आएगा? तो इसमें दिया हुआ है कि 24 आवर्स में तो 26 सेकेंड, 24 सेकेंड गेन हो जाते हैं। तो मतलब 1 सेकंड में कितना गेन होता है? इतना गेन होता है। तो अब जो करेक्ट क्लॉक है, ये टाइम पीरियड उसमें मेजर्ड है। तो टी सेकंड्स में कितना गेन होगा? 30 सेकंड्स में, अगर 1 सेकंड में इतना गेन हो रहा है, टाइम गेन पर सेकंड, अब ये आया इसमें 1/3600 सेकंड। ठीक है, ये 1 सेकंड में टाइम गेन्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सेकंड नहीं लगाया, पर वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम है। अगर मैं ये कोई भी टाइम इंटरवल से इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको आप 1 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हो तो ये यहाँ पे सेकंड आएगा, तो इसलिए टाइम गेन पर सेकंड। अगर हम 10 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 × 600 कर देंगे तो वो टाइम गेन इन 10 मिनट्स आ जाएगा। तो कब यूनिट्स लगानी है कब नहीं लगानी, ये भी फंडामेंटल है, ये आना चाहिए आपको। तो टाइम गेन पर सेकंड इतना आ गया। अब टाइम गेन इन टी सेकंड्स कितना आएगा? क्योंकि जब हम नई जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम टी डैश को टी की टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि टी डैश इज मोर देन टी। बट हाउ मच मोर? तो टी सेकंड्स में कितना गेन होगा? तो टी सेकंड्स में हम इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी सेकंड से। तो टी सेकंड से मल्टीप्लाई किया है तो टी डैश कितना आएगा? जो पहले टाइम था उसमें इतना गेन हो गया। तो अब जब ये टी डैश की वैल्यू हम इसमें डालते हैं और थोड़ी सी बस अब इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके सिंप्लीफाई करते हैं, वो आप देख लेना कैलकुलेशन में, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 9.79546 आता है। 9.7946, उसको हम राउंड ऑफ कर दें तो वो इतना बन जाता है। तो दिस इज अ मोर एक्यूरेट आंसर, बट कैलकुलेशंस इन्वॉल्व more squaring and doing difficult calculations there, which you can do only with a calculator. These you can still do by your own hand, and थोड़ा सा जल्दी से हो जाएंगी, पर ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर है।